हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि साहौस रिप्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ वन साहौस टू अनदर साहौस कैसे किया जाता है। हमें एक सिंपल सा रूल फॉलो करना होता है कि कोई भी एक कार्बन जो हमारा होता है एटलीस्ट 2 कार्बन से मिलकर बनी होती है साहौस। तो किसी भी एक कार्बन को हम कांस्टेंट रख लेंगे, उस कार्बन को फिक्स कर देंगे और उसके बाद रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी मैनर में ऑन वट एवर एंगल विच यू वांट। ओके, तो हमने यहाँ पे रोटेट किया है 60 डिग्री पे, C2 को कांस्टेंट रखा है। C2 को कांस्टेंट रखने के बाद हमारा ये स्ट्रक्चर आती है। हम इसको ट्रायंगल फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा बॉन्ड कहाँ जा रहा है। तो इसलिए इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को हमने फिक्स कर लिया और इस स्ट्रक्चर को हमने 60 डिग्री एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन दी है तो Cl की जगह Br आएगा, H की जगह Cl और Br की जगह H। तो ये हमें स्ट्रक्चर मिल रही है, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। तो ये हमें स्ट्रक्चर मिल रही है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप देख के एग्जैक्टली बता दोगे कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि ये बॉन्ड फिक्स रखा गया था हमारा C2 का। C2 कार्बन एज इट इज़ फिक्स है, उसको हमने छुआ तक नहीं है। और ये जो हमारे बॉन्ड्स हैं इनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से रोटेशन मिलने के बाद हमारी ये स्ट्रक्चर आती है। तो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 आर द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो आपको फॉर्मूला तो याद है ना, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप देखेंगे कि उस कंपाउंड में उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है देन नेक्स्ट स्टेप होगा वो आइसोमर्स होंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि उनकी कनेक्टिविटी क्या है, उनके एटम्स के बीच में कनेक्शन क्या है, कौन सा एटम किससे जुड़ा हुआ है। अगर कनेक्शन सेम है देन स्टीरियो आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर के पार्ट्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल 1 बॉन्ड कॉन्स्टेंट, कन्फिगरेशनल 2 बॉन्ड कॉन्स्टेंट और बाई ब्रेकिंग आइदर ऑफ 1 बॉन्ड। ओके, एंड देन रोटेट इट। तो हम आगे पढ़ेंगे कि इनके जनरल ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं कि 60 डिग्री पे रोटेट किया, 120 डिग्री पे रोटेट किया, 180 डिग्री पे रोटेट किया। तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल पर्टिकुलर वेज क्या होंगे रोटेट करने के। तो आप देखिए 120 डिग्री पे जब आप रोटेट करते हो, जैसे मैंने बताया था आपको, एक हमारा होता है इरेक्ट वाई एंड देन वन इज़ इन्वर्टेड वाई। तो आप पीछे देखिए, जैसे आप पहले हम रोटेशन कर लेते हैं, उसके बाद जनरल फॉर्मुलेशन बताएंगे कि कितने बॉन्ड पे रोटेट करने पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो हम रोटेशन देते हैं 120 डिग्री पे। एज इट इज़ हमने C2 को कांस्टेंट रख लिया, इसको एक ट्रायंगल की फॉर्म में लिख लिया और 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो हमारा ये स्ट्रक्चर आता है 120 मीन्स एज अ टोटल ऑफ 120 हमने रोटेट कर दिया। इसको Cl की जगह पे आएगा H, Br की जगह पे Cl और H की जगह पे Br। तो ये एज इट इज़ बन गया हमारा। जो स्ट्रक्चर हमारी पहली थी जैसे इरेक्ट वाई था, तो इरेक्ट वाई ही हमारी सेकंड में जो हमारी स्ट्रक्चर आएगी सेकंड रोटेट करने के बाद उसमें आएगा। तो हमें नो चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे 120 डिग्री रोटेशन देने के बाद, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। तो 180 डिग्री रोटेशन देने पे हम क्या फील करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे एज इट इज़। जैसे हमने यहाँ पे C1 को कांस्टेंट रखा है, फिक्स रखा है, C1 को फिक्स कर लिया, C2 के एटम्स को एज इट इज़ रख लिया, उनको ट्रायंगल फॉर्म में बना लिया और उसके बाद 180 डिग्री यहाँ से 120 और हाफ 160 डिग्री, यानी कि यहाँ से 180 डिग्री ये बॉन्ड डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, एज इट इज़ पलट जाएंगे ये बॉन्ड। ये अपने 180 डिग्री, Br अपने 180 डिग्री, H अपने 180 डिग्री पे, और C1 को एज इट इज़ रखो, कहीं मत घुमाओ इसको, क्योंकि इसको घुमाने पे तो कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ेगा। इसको एज इट इज़ रख लिया। ये टिल्टेड बॉन्ड है, ये रोटेट नहीं होगा, इस बॉन्ड को ही तो हमने फिक्स करा है। C1 एज इट इज़ रहेगा हमारा। तो रोटेट करेंगे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया है। तो Br यहाँ पे आ जाएगा अपने 180 डिग्री पोजीशन पे, जहाँ पे वो पहले था उसके 180 डिग्री डायरेक्ट, और Cl अपने 180 डिग्री पे आ जाएगा, H अपने 180 डिग्री पे आ जाएगा। तो ये हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होगा इस स्ट्रक्चर का। ओके, तो हमने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए 60 डिग्री और 180 डिग्री में। हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये वाई था ये इसमें चेंज हो रहा है और ये वाई है वो इसमें चेंज हो रहा है।
जैसे हमने यहाँ पे देखा ऐसे है, तो यहाँ पे इरेक्ट, यहाँ पे इन्वर्टेड था, यहाँ पे इरेक्ट। 120 पे हमने ऑब्जर्व किया इरेक्ट है, इरेक्ट ही रहेगा, हमारा इरेक्ट ही रहेगा। अगर ये इन्वर्टेड होता तो इन्वर्टेड ही रहता। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 120 डिग्री पे हमारा कोई चेंज नहीं होता इन द इरेक्ट और इन्वर्टेड वाई, नो चेंज इन इरेक्ट एंड इन्वर्टेड वाई। एंड 60 डिग्री और 180 डिग्री पे हमें चेंज ऑब्जर्व्ड होते हैं, चेंज ऑब्जर्व्ड। बस इतनी सी स्टोरी है। आप इसको प्रैक्टिसाइज़ कीजिए। जब तक आप इसको प्रैक्टिसाइज़ नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा बॉन्ड कहाँ रोटेट कर दिया। चाहे आप कितना ही मर्जी देख लीजिए इस वीडियो को, या फिर कितना मर्जी और कहीं से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे कि आपने किया क्या है एक्चुअल में। तो प्लीज़ 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। क्योंकि हमारे टीचर कहते थे हमेशा, जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ हो गया, इट मे नॉट, लेकिन हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, कि आपको समझ आया हो नहीं आया हो। आपको एकदम से लगेगा कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मेरे को समझ आ गया। उसके बाद आप सुनोगे उसको, थोड़ा सा फील होगा कि हाँ थोड़ा बहुत समझ आया यार, लेकिन आप उसको अगर करके देखोगे तो आप डैम श्योर कि अब मैं ये डेफिनेटली कर लूँगा, ये कॉन्सेप्ट मेरे को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिसाइज कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का कीजिए, तभी आप आज के इस कंपटीशन के दौर में सभी को फील करा पाएंगे दैट यू आर द थिंग, कि आप कुछ हो। तो आप प्रैक्टिसाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये केमिस्ट्री है, अगर कोई और सब्जेक्ट भी होता तो भी मैं यही कहती कि प्रैक्टिसाइज कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को इमेजिन करके चलिए। स्टीरियो केमिस्ट्री में इमेजिनेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी ना हो जाए। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी इमेजिनेशन अच्छी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न लेते हुए मैं न्यूमैन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में, और फिर नेक्स्ट में हम न्यूमैन का थोड़ा सा आगे करके और फिर फिशर का रिप्रेजेंटेशन पे इस मॉलिक्यूलर फॉर रिप्रेजेंटेशन को हम ख़त्म करेंगे कल के टॉपिक में। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन तो एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग यही सबसे अच्छी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन की एक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें विजुअलाइज हम करते हैं कि जो भी कन्फर्मेशन है किसी भी केमिकल बॉन्ड की फ्रंट और बैक की पोजीशन में होगी। जो फ्रंट कार्बन होगा हमारा वो एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, और जो बैक कार्बन होगा वो हमारा एक सर्कल के थ्रू होगा। तो हम फ्रंट कार्बन को एक नाम देंगे, वो होगा प्रोक्सिमल कार्बन। प्रोक्सिमल कार्बन आपने सुना भी होगा पहले। बैक आइटम जो बैक कार्बन है हमारा, उसको डिस्टल कार्बन भी बोला जाता है। ये जो प्रोजेक्शन है, ये रिप्रेजेंटेशन, ये फॉर्मूला है मेल्विन एस न्यूमैन ने दिया था 1952 में। तो उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जनरल फॉर्मुलेशंस हैं इसकी, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कि डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रंट कार्बन को, सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है बैक कार्बन को, डिस्टल कार्बन को। जो एटम अटैच हैं फ्रंट कार्बन से वो फुल लाइंस में दिखाए जाएंगे, ऐसे कंप्लीट फुल लाइन, ब्रोकिंग नहीं होंगी। और जो एटम अटैच हैं रियर कार्बन से, मतलब बैक वाले कार्बन से, डिस्टल कार्बन से, तो वो दिखाए जाएंगे ब्रोकन लाइन से। तो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ द पेपर के, तो उसको आप ड्रॉ करो ना करो कोई बड़ी बात नहीं है, वो दिखाई ही नहीं देगा। तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए कैसे करेंगे, पहले आप साहॉर्स देख लीजिए। जैसे इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप डायरेक्ट इसको इसके पीछे ले जाइए, या इसको इसके पीछे ले जाइए। जो जैसे साहॉर्स में ऐसे होता है, साहॉर्स में ऐसे बनते हैं ये वाली रिप्रेजेंटेशन। तो ये कार्बन है, ये अगला कार्बन होगा, फ्रंट कार्बन होगा। ये पीछे वाला ही बैक कार्बन होगा। ओके, आप रूल्स इंटर कन्वर्जन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे कि कौन सा कार्बन है। तो ये जो फ्रंट वाला है ये एज इट इज़ रहेंगे। ये सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल फॉर्मुलेशन है। इसमें से इक्लिप्स्ड सबसे अनस्टेबल है, बिकॉज इस बॉन्ड के जस्ट पीछे एक बॉन्ड है जो इसके हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए ये अनस्टेबिलिटी फील करता है, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म बोला जाता है। ये स्टैगर्ड फॉर्म है, बिकॉज जो बॉन्ड्स हैं हमारे वो अवे फ्रॉम है 180 डिग्री टू ईच अदर, या 60 डिग्री एटलीस्ट, ये एक दूसरे के, ये इसके ऊपर नहीं है, जस्ट
कुछ स्पेस है, मैक्सिमम स्पेसिंग है, तो इसके बीच इसके स्ट्रक्चर में हमें स्टेबिलिटी आ जाती है। और सेम टू सेम इस स्ट्रक्चर में जब भी कोई एक उलट पुलट होगा, जैसे ये इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हमारी स्टेबिलिटी आ जाती है। और दोनों अगर सेम सेम है, जैसे इरेक्ट इरेक्ट और इन्वर्टेड इन्वर्टेड, तो हमारी अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, तो हमारी स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाती हैं। स्टैगर्ड स्टेबिलिटी, इक्लिप्स्ड अनस्टेबिलिटी। तो इसकी डिनोटेशन हम ऐसे करते हैं कि एक न्यूमैन को कैसे दूसरी न्यूमैन स्ट्रक्चर में बदला जा सकता है। सेम टू सेम रूल्स हैं एज इन सा हॉर्स